नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विदेशी आक्रमण यानी कि भारत में जो आक्रमण हुआ था विदेशियों का, उसमें सबसे पहले जो विदेशी थे अरब आक्रमणकारी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप थंबनेल इसमें देख पा रहे होंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में है। और ये भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो आपका इसमें से विदेशी आक्रमणकारी के बारे में है। और सबसे पहले अरबों का आक्रमण और उसका प्रभाव के बारे में है। अरबों के आक्रमण और उसके प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है। फतेहनामा जो पुस्तक है, इसका दूसरा नाम पूछ रहा है क्या है। यहाँ देखिए, पंच नहीं चचनामा होगा। चचनामा यानी इसका चचनामा पहला ऑप्शन में है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चचनामा है, दूसरा है बाबरनामा है, तीसरा है अकबरनामा है और चौथा है बादशाहनामा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चचनामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चचनामा जो है, चचनामा वह आपका फतेहनामा का दूसरा नाम है। चलिए इस पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, पेज वाइट लेके, और देखते हैं क्या है इसके बारे में, चचनामा के बारे में। यहाँ पर हम लोग चचनामा के बारे में कहेंगे तो देखिए, ये जो चचनामा पुस्तक है, चचनामा, ये पुस्तक का दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है? फतेहनामा। क्या है? फतेहनामा है। इसका दूसरा नाम है फतेहनामा। और यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक में, फतेहनामा में किसका विवरण मिलता है? तो सिंध के इतिहास के बारे में। क्या मिलता है? सिंध के इतिहास, सिंध के इतिहास के बारे में, के संबंध में या के बारे में, संबंध में जानकारी मिलती है। तो ये हम लोग जान गए कि चचनामा का दूसरा नाम या फतेहनामा का दूसरा नाम चचनामा है और चचनामा का दूसरा नाम फतेहनामा है। और ये फतेहनामा पुस्तक जो है, इसमें सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलते हैं। और इसके बाद इसमें सिंध विजय के बारे में भी जानकारी मिलता है। और यह जो मूल रूप से यह अरबी भाषा में, ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था? तो मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में लिखा गया था। ये पुस्तक लिखा गया था आपका अरबी भाषा में। और इसका जो लेखक है, अब बोलेंगे चचनामा का लेखक, तो इसका लेखक जो है वह अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है। तो इतने सारे जानकारी जो है हम चचनामा के बारे में प्राप्त किए। यानी कि चचनामा का दूसरा नाम अगर बोलेंगे तो फतेहनामा, या फतेहनामा का दूसरा नाम बोलेंगे तो वह चचनामा है। यह सिंध के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलता है। और इसका जो, इस पुस्तक की जो लेखक लिखा गया है वह अरबी भाषा में लिखा गया है। और इसका लेखक जो है वह अज्ञात है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है, सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण की समय वहाँ का शासक कौन था? यानी सिंध पर जब आरंभिक यानी कि सर्वप्रथम आक्रमण किया था, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम आक्रमण किया था उस समय सिंध का शासक कौन था पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजा दाहिर, जुनेद, जयपाल और जय सिंह। तो इसका सही जवाब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किसने किया था और कब किया था, उस समय वहाँ का राजा कौन था या शासक कौन था। चलिए देखते हैं। देखिए तो यह जब कहता कि सिंध पर जब अरबों ने, तो अरबों जो अरब थे तो अरबों ने जो सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया था आपका 712 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 712 ईस्वी में। और करने वाला कौन था? सिंध पर जो आक्रमण किया था वह करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम इन्होंने की थे। और उस समय वहाँ का जो राजा थे वह थे राजा दाहिर। कौन थे? राजा दाहिर थे। ठीक है, अब राजा दाहिर जो उस समय वहाँ के थे शासक, और इसकी राजधानी अगर बात करें, अगर राजा दाहिर की राजधानी का बात करें तो ये राजधानी थी अरोर उस समय इसकी राजधानी थी। अब देखिए ये इसका अगर कारण हम जानेंगे कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण क्यों किया था, इसके पीछे क्या कारण था, तो ये एक वीडियो है जो पूरे बताए गए हैं सिंध पर आक्रमण करने का क्या कारण था, उस पर आप जाके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस काबिले से था। पैगंबर मोहम्मद का जो संबंध था वह अरबों के किस कबीले का था। नंबर ए मिर्जा, 2 खान यानी कि बी में खान, सी में है कुरैश और डी में है आपका गिलजाय। तो ये चारों में से कौन सा संबंध जो है अरबों का था, किस कबीले से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुरैश था इसका सही जवाब। पैगंबर मोहम्मद का जो संबंध था वह किस कबीले से था? तो कुरैश कबीले से था। चलिए नेक्स्ट इस पर थोड़ा चर्चा करें और देखते हैं क्या है विशेष इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो कुरैश है, मतलब कहता कि ये इसका जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था, साहब का जन्म जो है वह हुआ था आपका मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और ये मक्का कहाँ है? तो मक्का है सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? मक्का है सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में है। और अगर बात करें कि मक्का जो सऊदी अरब में है तो ये भारत की किस दिशा में है? भारत के किस दिशा में है? तो ये बोलेंगे कि ये जो सऊदी अरब है भारत के पश्चिम दिशा में। कौन सा दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो देखिए यह क्या हो गया, मोहम्मद साहब पैगंबर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। सऊदी अरब जो है वह भारत की किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। इसलिए जो है भारतीय मुसलमान जितने हैं
भारतीय मुसलमान जितने हैं, मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो वह पश्चिम की ओर मुंह कर लेते हैं। किधर? पश्चिम की ओर मुंह कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये देखिए, यहाँ आप जैसे देख पा रहे होंगे कि अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। यानी कि ये जो हम लोग देखें कि अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी कि राजा दाहिर को पराजित कर दिया और उस पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। तो ये जो विजय का उल्लेख मिलता है वह किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में आप देख ही पा रहे होंगे, चचनामा से मिलता है। बी में लिखा है प्रबंध चिंतामणि से मिलता है। सी में है पृथ्वीराज रासो से मिलता है और डी में है किताबुल हिंद से मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चचनामा से मिलता है हमको जानकारी किसका? अरबों द्वारा सिंध विजय का। चलिए इस पुस्तक के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये पुस्तक कब लिखे गए, और इसका लेखक तो पहले ही क्वेश्चन में बता दिए हैं। देखिए, ये जो चचनामा पुस्तक है, चचनामा पुस्तक जो है इसका जो रचना हुआ था या लिखा गया था, लिखी गई कब? तो 1216 ईस्वी में। कब? 1216 ईस्वी में लिखी गई थी। और यह जो है किस भाषा में? फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। ये मूल रूप से लिखा गया था अरबी भाषा में। मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया, अरबी भाषा में लिखा गया, लेकिन इसका अनुवाद जो हो गया था, अनुवाद कर दिया था किसमें? अनुवाद किया था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में, ठीक है। इसका अनुवाद जो हो गया था वह फारसी भाषा में हो गया था और इससे सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है? सिंध विजय का उल्लेख, सिंध विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कुछ दिया हुआ कि निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है मोहम्मद गजनवी, तीसरा है तैमूर और डी में है चंगेज खां, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि कब पहले हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम का। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 712, यानी कि सिंध पर जो आक्रमण किया था वह कब किया था? 712 ईस्वी में। फिर लेते हैं मोहम्मद गजनवी का, ठीक है। गजनवी अगर बात करेंगे तो गजनवी आक्रमण करता है 997 से लेकर, यानी ये रहते हैं 1030 तक, दो का हो गया। अब तैमूर की बात करें, तैमूर का बात करें तो ये आते हैं आपका 1370 से आपका 1405 तक। और एक बच गया चंगेज खां। कौन है? चंगेज खां का बात करें तो ये चंगेज खां आता है 1162 से लेकर 1227 तक,
तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कि पहला तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा 712 में। फिर मोहम्मद गजनवी हो जाएगा 997 से 10, यानी कि ए के बाद बी ही हो जाएगा। बी के बाद आपका सीधे चल जाएगा डी चंगेज खां, यानी डी। फिर आ जाएगा सी, यानी ए बी डी सी। ए बी डी सी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में तो जानकारी हो गई। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी, यहाँ मोहम्मद गोरी हो जाएगा, द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 1 नंबर मुल्तान, बी में है सिंध, सी में है पंजाब और डी में है गुजरात। तो निम्नलिखित में से किस राज्य पर, मतलब ये पूछता है कि मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया था सर्वप्रथम भारत में, तो किस राज्य पर किया था। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में मुल्तान दिया, सिंध दिया, पंजाब दिया और गुजरात दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुल्तान पर जो है उन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। चलिए इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोहम्मद गोरी जो थे, मोहम्मद गोरी ये सर्वप्रथम जो है वह 1175 में क्या किया, सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण कर दिया था, आक्रमण किया, यानी कि आक्रमण किया। ठीक है, किस पर आक्रमण किया था, सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। और वहाँ जो शासक था सिया था। मुल्तान का उस समय शासक कौन था, तो सिया था। और सिया था, अतः उस तो ये जो मोहम्मद गोरी थे कि उस पर जितना वो अपने आप को धर्म समझता था, इसलिए उन्होंने मुल्तान पर ही सर्वप्रथम आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय है ना, बहुजातीय सेना, नहीं इस सेवा नहीं, गलती टाइपिंग हो गया, सेना में हिंदुओं का नेतृत्व किया था। यानी कि शॉर्ट में क्वेश्चन को समझने से कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिन्होंने अपने सेना में हिंदू सैनिकों की नियुक्ति की थी, इसका शॉर्ट समझने का है। तो इसमें 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि अलब्तगीन थे, मोहम्मद गजनवी थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, या कुतुब बिन मुस्लिम थे। यहाँ कुतेबा बिन मुस्लिम थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था कि जो सेना का बहाली होता था, सेना रखता था, सेना में वह मुस्लिम रखता था, अनेक जाति के लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा सैनिकों की नियुक्ति करते था किसको रखता था, तो हिंदुओं को रखता था। हिंदुओं को उन्होंने सेना में बहुत अधिक संख्या में बहाली किया था। ये किसका काम था, तो मोहम्मद गजनवी का था। और उसमें से एक तिलक, क्या है, तिलक नामक, यानी तिलक
तिलक नामक एक सैनिक जो था वह प्रमुख सेनापति थे। तिलक नामक सैनिक जो था इसका सेनापति था। ठीक है, तो इसलिए मोहम्मद गजनवी ने हिंदू सैनिकों को मतलब अधिक से अधिक रखते थे अपने सेनाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय हिंदू शाही का जो राज्य था, तो उस समय उसका राजधानी कहाँ, पूछ रहा कि राजधानी कहाँ था। नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे पेशावर है, बी में है काबुल है, सी में है उदभांड। क्या है? उदभांड, यानी कि उदभांड। ठीक है, उदभांड और अटक, ये 4 स्थानों में दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उदभांड जो थे उस समय, यानी कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। अब यहां हम बात करेंगे कि हिंदू शाही राज्य के बारे में कुछ। तो जैसे कि हिंदू शाही राज्य के बारे में अगर बात करते हैं तो हिंदू शाही राजवंश ने क्या किया था? काबुल घाटी और उत्तर में जो था, उत्तर पश्चिम में सीमांत प्रदेशों पर शासन किया। सीमांत प्रदेशों पर शासन किया था। ठीक है, और ये जो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी उस समय बनी थी वह उदभांडपुर था, यानी कि उदभांडपुर जो है, इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कहेंगे? वेहिंद। क्या कहेंगे? वेहिंद के नाम से भी जाना जाता है। और जब मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया था उस समय सबसे पहला जो शिकार होने वाला था वह उदभांडपुर ही था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्या है। कहता है कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था। यानी लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? अली किरमत, बी है मसूद, सी में है खुसरो मलिक और डी में है सुबुतगिन। तो इनमें से कौन जो है लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुसरो मलिक। अब आते हैं खुसरो मलिक के बारे में कुछ जानकारी। देखिए खुसरो मलिक जो है, कौन? खुसरो मलिक ये जो खुसरो मलिक है, खुसरो मलिक ये आपका लाहौर का अंतिम शासक था। किस वंश का? तो गजनी वंश का। लाहौर का अंतिम शासक था गजनी वंश का। गजनी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, शासक था। इसके बाद 1186 ईस्वी में गजनी ने
क्या किया था, देखिए 1186 ईस्वी में कैसे क्या हुआ। 1186 ईस्वी में क्या किया, मोहम्मद गोरी ने, कौन, मोहम्मद गोरी ने उसको धोखे से क्या कर लिया, उसको कैद कर लिया था। धोखे से क्या कर लिया था, कैद कर लिया। और कैद करने के बाद उसमें पंजाब पर गोरी का अधिकार कर लिया। कैद करने के बाद जब ये खुसरो मलिक आपका कैद में आ गए तो पंजाब पर किसका अधिकार, पंजाब पर किसका अधिकार हो गया, तो गोरी का अधिकार हो गया। किसका, गोरी का अधिकार हो गया। तो ये खुसरो मलिक के बारे में कुछ जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, और क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम क्वेश्चन है ये, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कहता कि अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों की उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं और 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन, यानी कि कुषाण वंश जो है, कौन, कुषाण वंश का उत्तराधिकारी कौन था जो 10वीं और 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था। नंबर 1 कलचुरी, बी हिंदुशाही, सी गढ़वाल और डी परमार। कौन सा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिंदुशाही वंश। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हिंदुशाही वंश हो जाता है। तो ये किसके अनुसार बोल रहा है, अल-बरूनी के अनुसार। अल-बरूनी के अनुसार जो है कुषाणों का उत्तराधिकारी कौन था, हिंदुशाही वंश था। और कुषाण नरेश, देखिए ये कुषाण नरेश जो है कनिष्क, किसके बारे में बोल रहा है, कनिष्क। कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। क्या मानता है इसको, कनिष्क के वंशज, है ना, कनिष्क के वंशज थे। और हिंदुशाही राज्य की राजधानी जो था वह उदयभान थे। और हिंदुशाही राजवंश का जो है उदयभान, वह मुसलमानों का पहला शिकार हुआ था। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन रहा जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।